Hello, Sarah. Should I reclaim host? So let me reclaim host. And now I can start. कर दी हुई है start. Okay, start कर दीजिए. ठीक है जी. So, all right. So, आज का लेक्चर we will going to do some really important stuff. और उसका होमवर्क से डायरेक्ट ताल्लुक भी है. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. All right जी. You remember we started with this maze problem, और इस maze problem से हमने basically ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किया था. ठीक है. ये हमने बेसिकली डिस्कवर किया था कि हमें इस पूरी लिबरिंथ की हर पॉइंट को सेव करने की जरूरत नहीं है. हम बेसिकली उसको रीजन्स को कंप्रेस करके इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इनको क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? हाँ जी बताएं. इन गोलों को क्या कहते हैं और इन कनेक्शंस को क्या कहते हैं? Vertices and edges. वर्टिसेस एंड एजेस. ठीक है. नोड्स वर्टेक्स. हाँ, नोड्स और नोड्स भी कह सकते हैं, वर्टिसेस वर्टेक्स भी कह सकते हैं, और ये एजेस होती है. ठीक है. और इनको स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं. यार आप कोई टेक्स्ट मैसेज ना करें क्योंकि इट इज एक्चुअली हर्टिंग माय प्रोग्रेस. सारा प्लीज ये डिसेबल कर दें. ओह, कैन यू डिसेबल नाउ? शुड आई मेक यू द होस्ट नाउ? Sarah, you can reclaim your hostship. ठीक है. Are you the host? नहीं, let me make you the host. ठीक है. ठीक है जी. All right. तो इसको ग्राफ को V और E से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और फिर हमने कहा था ये एज सेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए. पहले हमने एज सेट को एक सेट की फॉर्म में स्टोर किया था. तो फॉर एग्जांपल ये ए बी एक एज है, तो यहाँ पे एक ए कॉमा बी एक एज आ जाएगी. ठीक है. और इस तरह आगे चलते जाएगा. लेकिन फिर हमने कहा नहीं, ये जो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और फिर वी डिस्कवर्ड टू मोर इम्प्लीमेंटेशन. वन वाज दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड वन वाज एडजेसेंसी लिस्ट. ठीक है. दोनों के फिर हमने ये एडवांटेजेस देखे थे कि कब यू वी एज देखनी हो तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितनी देर लगती है, एडजेसेंसी लिस्ट में कितनी लगती है, और फिर ये इस तरह अगर डायरेक्टेड है जो वो देखने में कितनी देर लगती है. ये सारे के सारे हमने एप्लीकेशन देखे. ठीक है ना. तो यू शुड नो दिस चार्ट. ठीक है. जो आपका मेन क्विज होना है ऑन ग्राफ, उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट होगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि अगर आपको एक ग्राफ मिला हो तो उसमें ट्रेवर्सल कैसे करते हैं. और ट्रेवर्सल करने के लिए हमने बेसिकली ये डीएफएस एक्सप्लोर किया था. और एक्सप्लोर वाज द मेन रिकर्सिव फंक्शन जिसको एक वर्टेक्स वी मिलता है. और हम क्या करते हैं, हम बेसिकली देखते हैं कि ऑफ कोर्स जो वी वर्टेक्स है वो अभी तक विजिटेड नहीं है, तो हम तमाम उन एजेस के ऊपर. सो बेसिकली व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. सो विजिटेड यू, यानी यू क्या है, इज अनदर वर्टेक्स ऑफ जी, इज सेट टू बी ट्रू फॉर ऑल द नोड्स यू रीचेबल फ्रॉम वी. ठीक है. तो ये हम करना चाहते हैं. सो वो तमाम वर्टिसेस जो कि वी से वी वर्टेक्स से रीचेबल हैं, वो सारे के सारे उनके हम विजिटेड यू को ट्रू करना चाहते हैं. ठीक है. और आइडिया बड़ा सिंपल सा है कि हम करते क्या है कि आते के साथ ही विजिटेड वी को ट्रू कर देते हैं. फिर हमने एक प्री विजिट था जो बेसिकली उसका प्री वैल्यू सेव करता है उसके क्लॉक की, और क्लॉक में प्लस प्लस कर देता है. ठीक है. और फिर हमने क्या किया था, फिर हमने बेसिकली तमाम एजेस जो वी से निकल रही है, सो वी यू एजेस, उसमें हमने यू को जाके देखा कि वो विजिटेड तो नहीं है. अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करो, उसके ऊपर भी एक्सप्लोर कॉल करो. ठीक है. और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके पोस्ट विजिट की वैल्यू सेव कर दी थी जो कि उसका पोस्ट नंबर था. और आज हम इस पोस्ट नंबर की बेसिस के ऊपर बड़े मजेदार मजेदार काम करेंगे. ठीक है. और फिर इस एक्सप्लोर को कॉल कैसे करते हैं,
डीएफएस के थ्रू डीएफएस फंक्शन सबसे पहले तमाम वर्टिसेस के विजिटेड प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देता है और फिर हर वर्टेक्स पे जाता है और देखता है हाँ भाई इसका वर्टेक्स जो है, अगर वी वर्टेक्स का विजिटेड ट्रू नहीं है तो उसके ऊपर क्या कर दो, एक्सप्लोर कॉल कर दो। ठीक है, तो ये है हमारा डीएफएस का फंक्शन, ये है डीएफएस एक्सप्लोर। ठीक है, यानी आप हेल्पिंग फंक्शन कह रहे। ठीक है, तो एक्सप्लोर फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ए जो वर्टेक्स पास हुआ है आपको उसके कोरिस्पॉन्डिंग तमाम रीचेबल वर्टेक्स फ्रॉम वी जो है वो निकाल के ले आता है। फिर हमने एक बड़ी मजेदार एप्लीकेशन देखी थी इसकी, फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स का। और फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट क्या करता है, हाँ जी बताए, फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे निकाले थे हमने, वो हमने बेसिकली ये निकाले थे कि हमने इस फंक्शन को थोड़ा चेंज किया था, इसके अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी पास कर दिया था और आते के साथ ही जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर होता है वो हम यहां पर असाइन कर देते हैं और जब हम एक्सप्लोर कॉल कर रहे हैं तो वही कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर यहां भी पास कर देते हैं कि जो कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर इसका है वही इसके बच्चों का है जिनसे ये के थ्रू ये एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है, और कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर हम बेसिकली क्या करते हैं, यहां पर इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं और यहां पर बेसिकली क्या करेंगे, कॉल करने से पहले इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर को हम डिस्प्ले करवा देंगे, प्लस प्लस करके भेज देंगे। ठीक है, तो जितनी दफा आपकी ये एक्सप्लोर की कॉल जाएगी इसका मतलब है उतने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं जो हमारे मिले हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली कोड लिखा था जो कि बेसिकली आपने असाइनमेंट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने CLRS की इंप्लीमेंटेशन दिखाई थी आपको। इसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि वो इसने कलर यूज किए हुए हैं। ठीक है ना, तो कलर आपने अगर इंप्लीमेंटेशन करनी हो तो आप एक इनम बना के कलर की आप इनम बना सकते हैं और एक उसमें वो साथ एक और काम करता है, पेरेंट भी सेव कर देता है। ठीक है, और शुरू में अगेन यही भी टाइम को 0 करता है और वो आते के साथ ही देखता है क्या किसी का कलर वाइट है, अगर वाइट है तो फिर वो उसका डीएफएस विजिट कॉल करता है। ठीक है, और डीएफएस विजिट आते के साथ ही इसका टाइम में इंक्रीमेंट करता है, टाइम को सेव करता है और फिर कलर को ग्रे कर देता है। ग्रे का मतलब है कि वो अंडर प्रोसेस, और फिर वो उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे जाता है और कहता है हाँ भाई मुझे बताओ इसका कलर क्या है। अगर वी जिस पे वो जा रहा है उसका कलर वाइट है तो वो उसके पेरेंट को, वी के पेरेंट को यू सेट कर देता है कि ये वी जो है वो यू के थ्रू डिस्कवर हुआ है और फिर क्या करता है इसके ऊपर डीएफएस विजिट कॉल कर देता है। ठीक है ना, वी के ऊपर डीएफएस विजिट कॉल कर देता है, फिर इसका कलर ब्लैक कर ये देता है पाए और क्या है? हाँ, पाई मींस पाए पेरेंट, पाई मींस पेरेंट, उसका पेरेंट जो है वो यू है, वो सेव कर देता है। तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन हमने इसलिए सेव करवाई थी, तो याद है कि हमने कहा था ये हमारा ए वर्टेक्स है जहां से हम चले हैं, ये बी पे आए हैं, फिर सी पे आए हैं, फिर डी पे आए हैं। तो ये जो ए वर्टेक्स है इसका पेरेंट जो है वो नल होगा, लेकिन जब बी पे आएंगे तो बी का पेरेंट कौन होगा, ए ए होगा। और फिर हम सी पे जब आए हैं तो सी का पेरेंट कौन है, बी है। और ये जब हम डी पे आए हैं तो डी का पेरेंट कौन है, सी है। तो अब इस पेरेंट की इंफॉर्मेशन से हम बेसिकली पाथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यानी ए टू डी पाथ निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। कैसे कि डी डी जिसपे हमने जाना है उसके पेरेंट पे जाओ, फिर हम उसके पेरेंट पे जाओ, फिर उसके पेरेंट पे जाओ, जब तक कि आप डेस्टिनेशन तक ना पहुंचो, सॉरी सोर्स तक ना पहुंचो। तो ये किसी स्टैक में पुश करवा दें, तो स्टैक में पुश क्या करवाएंगे, सबसे पहले डी, फिर पेरेंट ऑफ डी, डी यानी कि सी, फिर उसका पेरेंट यानी कि बी, फिर उसका पेरेंट यानी कि ए। अब आपके पास पूरा पाथ आया हुआ स्टैक के अंदर। ठीक है, वो आप डिस्प्ले करवा दें। डज इट मेक सेंस? तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको कहा जाए कि एक वर्टेक्स है ए, उससे तमाम, और लेट्स से वो कनेक्टेड ग्राफ है, तो मैंने निकालना क्या है, उस एक से तमाम वर्टिसेस के पाथ निकालने। तो आप सिंपल सा एक काम करें कि इस ए के ऊपर क्या कॉल कर दें,
अगर आपने ए से तमाम दुनिया के पाथ निकालने हैं तो आप ए पे बस क्या करें, ए पर डीएफएस एक्सप्लोर कॉल कर दें। जब आप ए पे डीएफएस एक्सप्लोर कॉल करेंगे सिर्फ, तो बेसिकली उसका तमाम कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो निकल आएगा और सबके पेरेंट सेट हो जाएंगे। तो बेसिकली आपने ए से तमाम के पाथ सेट कर दिए। ये बात समझ आई? गूगल मैप सुबह सुबह यही काम करता है, हर सुबह से यही काम करता है। वो बेसिकली आपकी जो उस वक्त की डेस्टिनेशन होती है उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करता है, यानी डीएफएस विजिट कॉल करता है, और तमाम डेस्टिनेशंस के बेसिकली वो पाथ सेट कर देता है। और अब आप जब कहते हैं कि मैं यहां पे मौजूद हूं, मैंने यहां जाना है, तो बेसिकली वो जहां जाना है उससे वो रिवर्स पाथ निकालता है और कहता है देखो ये पाथ अवेलेबल है। ये बात समझ आई? आप इस पे चल पड़े, ठीक है। ऑफ कोर्स वो इससे ज्यादा बड़ा काम करता है, लेकिन दिस इज ए प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ गूगल मैप। एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि क्विज शुरू होने वाला है, ये ध्यान में रख लें। कोई इशू तो नहीं है आपका? हेलो, अच्छा आपको नॉइस तो नहीं आ रही पंखे की? नहीं आ रही नॉइस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हाँ सॉरी, एक और भी हमने काम किया था कि हमने डायरेक्टेड ग्राफ इन द डीएफएस इन द डायरेक्टेड ग्राफ किया था। और डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जब हमने चलाया था तो हमने बेसिकली 3 तरह की एजेस बताई थी। एक वो है जो डिस्कवरी एज होती है, जो डिस्कवरिंग एज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्री एज, ठीक है। और फिर एक एज होती है जिसे हम कहते हैं कि जो कि वापस पीछे आ रही होती है। और याद है इसके इंटरवल्स के ऊपर हमने बड़ी मजेदार बात की थी कि या तो इंटरवल्स ऑल टुगेदर डिसजॉइंट होंगे, जैसे ये है, जैसे ये है, या ऑल टुगेदर डिसजॉइंट होंगे, या एक पूरा दूसरे को कंटेन कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको और इसको देखें, ठीक है, या इसको और इसको देखेंगे तो आपको डिसजॉइंट नजर आएंगे, ठीक है। इसकी वजह से आप बड़ा जबरदस्त एक एप्लीकेशन है जो कि हम आज करेंगे, और वो ये है। अच्छा, फिर हमने कुछ और काम किया था कि अगर कोई एक एज है जो कि यहां से एक ऐसी जगह पर जा रही है जो कि पहले ऑलरेडी विजिटेड है और उसका इंटरवल पूरा का पूरा इसमें कंटेन है, तो हम इस एज को क्या कहते हैं? हाँ जी, जैसे ये भी है, इस एज को हमने क्या नाम दिया था? और इस एज को भी हमने क्या नाम दिया था? क्रॉस एज? नहीं, फॉरवर्ड एज। और क्रॉस एज क्या होती है? क्रॉस एज होती है फॉर एग्जांपल जैसे ये और ये हैं, ये दोनों के दोनों बेसिकली ये ना तो कंटेन करते हैं, और बेसिकली इसका इससे उस तरह ही ताल्लुक है कि इसने इसको डिस्कवर नहीं करवाया, तो ये आप समझ लें काइंड ऑफ सिबलिंग है, ठीक है। तो इस एज को हम कहते हैं कौन सी वाली एज? क्रॉस एज, ठीक है। एंड देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज विच इज जिसमें आप पीछे आ रहे होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? बैक एज कहते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा जी, तो राज, अब हम फॉरवर्ड और क्रॉस में दोबारा बताना क्या फर्क है? फॉरवर्ड में यह है कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रही होगी, और बैक ये है कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रही होगी, ठीक है। नहीं बात तो फॉरवर्ड और क्रॉस, बैक का तो हो गया क्लियर। फॉरवर्ड और बैक ही बता रहा हूं। नहीं फॉरवर्ड में फॉरवर्ड ये क्रॉस 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 है जो फॉरवर्ड में ये होगा कि बेसिकली ये इंटरवल इस पूरे इसको कंटेन कर रहा होगा। अगर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये फॉरवर्ड है। लेकिन क्रॉस में तुम देखोगे कि ये बेसिकली ये एक इसकी तरफ जा रहा है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, और इसका इंटरवल ये अभी भी डिस्कवर हुआ था,
तो इसका इंटरवल और इसका इंटरवल जो है वो क्या है, डिसजॉइंट्स है। अगर वो डिसजॉइंट है तो वो क्रॉस है। ठीक है, यानी बेसिकली इसके डिस्कवरी में इसका कोई रोल नहीं है। ये बात समझ आ गई? इसको डिस्कवर करने में इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। डज इट मेक सेंस? चलें जी आगे चलते हैं। अब हम बहुत ही मजे मजे के काम करेंगे आज। आज लुत्फानंदोजी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेबलिंग क्या होती है? आप एक ग्राफ लें, उस ग्राफ को जैसे मर्जी लेबल कर दें। लेबल करने से क्या उसकी ऑर्डरिंग बदल जाती है? द आंसर इज हाँ जी, बदल जाती है। ठीक है, अगर आप इसको लेबल इस तरह कर देंगे तो इसकी ऑर्डरिंग ये बनेगी, और अगर आप ये करेंगे तो इसकी ऑर्डरिंग बदल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्या मतलब, क्या समझ नहीं आई? ये भाई इसमें सबसे पहले ए डिस्कवर होना है ना, सबसे पहले ए डिस्कवर होना है। तो अब अगर मैं इसको लेबल कर दूं ए बी सी डी, तो ए से लेबलिंग स्टार्ट होगी। तो ये 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 3 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 4 पे जाएगा, अब ये 5 हो जाएगा। अब फिर 5 से वापस आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। और अगर मैं लेबलिंग ये कर दूं, यहां से शुरू करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 2, सॉरी 1 से यहाँ पे आया 2, 2 से आया यहाँ पर 3, और फिर 4 यही हो गया, और फिर वापस आया, और फिर यहाँ गया 5 6 हो गया, और फिर ये 7 हो गया, और ऊपर गया और 8 हो गया। ये समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सरफराज। ठीक है, अच्छा, तो लेबलिंग बदलने से ऑर्डरिंग बदल जाती है। ठीक है, अच्छा बाद में ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है बेसिकली जिसका भी फिनिश टाइम निकालो ना, उसको पहले लिख दो, और जब उसके बाद जिसका डिस्कवरी टाइम फाइनल होगा, यानी फिनिश टाइम फाइनल होगा, उसको उसके आगे लगा दो। तो अगर मैं ये वाला ग्राफ लूं तो इसकी ऑर्डरिंग क्या बनती है? सबसे पहले डिस्कवरी नहीं, फिनिश टाइम किसका निकला है जी? सबसे पहले फिनिश टाइम किसका निकला था? फिनिश टाइम देखे ना, फिनिश टाइम ये है, ये फिनिश टाइम है, ये फिनिश टाइम है, ये फिनिश टाइम है, और ये फिनिश टाइम है। सबसे पहले फिनिश टाइम किसका है निकला है? सी का। सी का है कितना बताओ? 5 है ना? तो जिसका फिनिश टाइम सबसे पहले निकला उसको लिंक लिस्ट के हेड पे लगा दो, तो ये सी आ जाएगा। आगे बताएं, अगला फिनिश टाइम किसका है? 6। यानी डी, ये इसके आगे लगा दो। ठीक है, ये तो हाँ टेल जी, में नहीं बताया। नहीं टेल नहीं, हेड पे लगाना। फिर फिनिश टाइम किसका है? बी। बी का। फिर फिनिश टाइम किसका है? ए का। ए का। ये आपकी कहलाती है डीएफएस ऑर्डरिंग। क्या कहलाती है? डीएफएस ऑर्डरिंग। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सिमिलरली आप ये देखें, इसकी डीएफएस ऑर्डरिंग क्या बनेगी बताएं मुझे। हाँ जी बताएं, बता दें भाई। फिनिश टाइम सबसे पहले किसका निकला है? प्लीज बताएं, प्लीज आप सब अपने माइक ऑन कर दें। सी सबसे पहले सी सबसे पहले सी, फिर डी, डी, शाबाश, फिर फिर बी और फिर बी, और फिर ए। सो यू कैन सी कि डीएफएस ऑर्डरिंग बदल गई है? ये क्या हुआ? ये वो तो वही आ गई है। ये पहले सबसे पहले सी की आई है, फिर फिर सी के बाद डी की आई। हाँ इसमें, अच्छा इसमें डीएफएस ऑर्डरिंग नहीं बदली। नहीं सरफराज, सी के बाद डी आना चाहिए। सी के बाद डी आया है। ओके हाँ ठीक है।
इस केस में ऑर्डरिंग नहीं बदली, ठीक है, लेकिन ऑर्डर बदल सकता है। आप एटलीस्ट स्टार्टिंग टाइम से देख सकते हैं, स्टार्टिंग टाइम आप डिफरेंट हो गए, फिनिश टाइम इस केस में सेम आया है, लेकिन बदल सकते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? जी सरफराज। सॉरी, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, इसमें अगर इंपॉर्टेंट चीज देखो तो ए ये वर्टेक्स नहीं है, यहाँ पे लेबलिंग बदल गई है ना, हम ये गलत कर रहे हैं, ये ए वो ए नहीं है ठीक है, यहां पर ए ये था और यहां पर ए जो है वो ये है, ठीक है ना। तो सरफराज हमें लेबलिंग बदलने के बजाय स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट बस बदलना चाहिए। लेबलिंग बदल दे, इसको लेबलिंग बदलना कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो आप देख सकते हैं कि अब वर्टिसेस जो हैं वो अलग अलग डिस्कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनका, ये तो लेबल्स है ना, मैं इनके नाम कर देता 1 2 3 और ये 4, और इसका भी नाम वही है 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ है? सी की क्या, सी कौन सा है? सॉरी, सी क्या है? सी यहाँ पर 1 है, और फिर क्या है? डी है, डी यहाँ पे क्या है? डी यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है? बी क्या है? बी यहाँ पे 4 है, और ए क्या है? ए यहाँ पे 2 है। तो ये और ये बेसिकली डिस्प्ले हुआ है 2 4 3 और 1। और अगर इधर देखें तो क्या है, बताएं? जो ए है वो 1 है, और बी जो है वो 2 है, और डी जो है वो 4 है, और सी जो है वो 3 है। तो 1 2 4 3 हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं डीएफएस ऑर्डरिंग बदल गई है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ओके जी। सरफराज तो ये बेसिकली बता मैट्रिक्स क्या के रहा है अंदर, हमें तो डीएफएस मैट्रिक्स के अंदर किसको आपने वर्टेक्स नंबर 1 का है, किसको आपने वर्टेक्स नंबर 2 का है, किसको आपने वर्टेक्स नंबर 3 का है, यानी कौन कॉलम में रो में सबसे पहले आया है, फिर रो में सेकंड में कौन आया, फिर थर्ड में कौन आया, उससे सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीएफएस चलता ही ऐसे सरफराज है ये वो। डीएफएस ऑर्डरिंग हमें बता क्या रही है, ये बी डी सी है। ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, अपने आप, अब आपने आप आंखें खुले रखें, ठीक है। डीएफएस ऑर्डरिंग क्या बताती है ये अब आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। सो ये हमने एजेस की टाइप्स पढ़ ली थी, ठीक है। ऑल राइट जी। फिर हमने एक बड़ी मजेदार एप्लीकेशन हम कर रहे थे, इसका नाम था डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिन्हें इसको हम डिपेंडेंसी ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो इस डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, उसकी हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंट है उस पे एक एज आ रही है किसकी तरफ से, तो डिपेंडेंट पे एज आ रही है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बात समझा, ठीक है। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इसको देखें तो ये ग्राफ, दिस इज ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड प्री रिक्विजिट ग्राफ। प्री रिक्विजिट ग्राफ, ठीक है। इस प्री रिक्विजिट ग्राफ में कभी साइकिल नहीं हो सकता, ये समझ में आई बात? इसमें कभी भी साइकिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताएं? यानी फॉर एग्जांपल इसमें ये एज नहीं हो सकती, ये एज नहीं हो सकती। अगर ये एज हुई तो फिर ये क्या होगा? साइक्लिक ग्राफ, साइक्लिक तो हो जाएगा, लेकिन फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? लूप सर, वो फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे सर। हाँ, तो बेसिकली देखो ना, इस ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है ना, और ये खुद जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है आप ये डिग्री कभी भी नहीं कर सकते। अगर एक डिग्री के अंदर आपने कोई डिग्री करनी है और आपको कहा जाए कि इसमें डिपेंडेंसी के अंदर साइकिल भी मौजूद है, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ये समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो इसको गौर से देखें और इस सवाल का भी जवाब दें कि इस डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी। ये थोड़ा सोचें, लेट्स टेक ए 1 मिनट। मुझे बताएं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी।
n square हाँ जी जनाब, कोई बता सकता है कि इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? हाँ जी बता दें, इसमें मैक्सिमम एजेस कितनी होगी? हेलो, V square. वी स्क्वायर। और इसका बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है कि इसमें जो पहला वर्टेक्स है वो मैक्सिमम कितनों से कनेक्ट हो सकता है? पहला v वर्टेक्स minus कितना? 1 v-1 से। फिर दूसरा कितनों से हो सकता है? v minus 2 तीसरा v-3। करते करते आखिरी जो होगा वो सेकंड लास्ट 1 होगा और ये 0 होगा। और इसको हम निकालें तो ये गॉस का समेशन का फार्मूला बनता है, ये आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में v इंटू v-1 ओवर 2 बनेगा, विच इज ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, डज इट मेक सेंस? यार ये कलर ठीक है, सयान जो है, और शुड आई टेक ए लिटिल बिट डार्कर? या जी, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस कलर? ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, चलें जी, इसको उसी पे ले लेते हैं, मैग्नेटा। पिंक सा। हाँ जी, येलो करते हैं। हाँ आप बताएं जी। सो इस डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस बहुत सारी हो सकती है पोटेंशियल। ठीक है ना, ये सबको सब अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? ठीक है, अच्छा अब आपने ना एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अच्छा, बाय द वे डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में देखी थी, देयर हैज टू बी ए सिंक वर्टेक्स। there has to be a sink vertex and also there has to be a source vertex. So what is a source vertex? Source vertex वो vertex है जिसके ऊपर कोई एज ना आ रही हो और निकल रही हो सकती है, और एक ग्राफ में मल्टीपल सोर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और सिंक क्या होता है? एक ऐसा वर्टेक्स होता है जिससे कोई एज ना निकल रही। सो मुझे बताएं इस ग्राफ में कितने सिंक वर्टेक्स हैं? इस ग्राफ में कितने सिंक वर्टेक्स? दो दो सिंक है, कौन कौन से? E e और और F। f ई और एफ, शाबाश। ई भी है और एफ भी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? आपके आपके सिंक वर्ड्स। ठीक है, अच्छा इसमें साइकिल है? इस ग्राफ में साइकिल है? नहीं सर, नहीं है, शाबाश। अच्छा, इसका सोर्स वर्टेक्स है भैया। अच्छा, अब सवाल ये कि ये सोर्स और सिंक वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? एक है इसकी बैड इंप्लीमेंटेशन। हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन बैड पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने बेसिकली, अच्छा दोनों दोनों तरीकों से बताना है आपने। एक है अगर आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स पड़ी हुई हो, और एक है आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट पड़ी हुई हो। तो आप मुझे बताएं कि सोर्स कैसे निकालेंगे, और आप बताएं सिंक कैसे निकालेंगे। पहले आप मुझे सिंक का बताएं, सिंक कैसे निकालेंगे? सिंक की डेफिनेशन क्या है कि उससे कोई एज निकल नहीं रही होगी, तो मैट्रिक्स में उसकी पूरी क्या चीज देख लें हम तो पता लग जाएगा कि सिंक है या नहीं। वेक्टर देख लेते हैं उसका Row with zeros. row with all zeros. So Rows. sync is row with all zeros. So zeros all the way.
तो कितनी देर में सिंक निकाल लेंगे आप? n square. n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पूरी मैट्रिक्स रीड करनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो v स्क्वायर टाइम लगेगा जी आप, ठीक है, ऑर्डर v स्क्वायर टाइम लगेगा आप। अच्छा, सोर्स कैसे निकालेंगे? सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स के ऊपर कोई एज नहीं आ रही होगी, तो ये कैसे निकालेंगे? Column with all zeros. कॉलम विद ऑल जीरोस। और कितनी देर में निकल आएगा? सो कॉलम विद ऑल जीरोस, यही v² में ये भी ऑर्डर v स्क्वायर में निकल आएगा। अब मुझे बताएं एडिशेंसी लिस्ट कैसे निकालेंगे? लिस्ट में सिंक कैसे निकलेगा? v बड़ा दफा आसान। ओ v में निकल आएगा कैसे? हर एक की लिस्ट चेक करेंगे जिसकी लिस्ट 0 एम्प्टी होगी, जिसकी लिस्ट एम्प्टी होगी वो हमारा निकल आएगा, ठीक है ना? हाँ जी, सोर्स कैसे निकालेंगे? ये इतना आसान काम नहीं है, ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है एडिशेंसी लिस्ट के फॉर्म में। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? ये बहुत बुरा काम है जो करना पड़ेगा। हर एक के लिए चेक करना हर पड़ेगा। एक के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये तमाम किसी की भी लिस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले ए उठाएंगे, आप कहेंगे हाँ भी देखो ए किसी की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। फिर आप बी उठाएंगे, कहेंगे बी किसी की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एंड यू कुड बी अनलकी। अनलकी इन द सेंस कि आपको हर वर्टेक्स उठाना पड़ा और आखिर में आपको सोर्स वर्टेक्स मिला, और उसको चेक किया हमने क्या? उसको हमने पूरे ग्राफ में चेक किया, तो v इंटू वी प्लस ई लग जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, ये तो बेसिकली इससे भी ज्यादा बुरा हो गया, क्योंकि अगर एजेस बहुत ज्यादा हुई तो ये v क्यूब टाइम ले लेगा। क्यों? क्योंकि अगर एजेस मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर हो सकती है। तो v इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? v क्यूब हो जाएगा। तो ये तो इसका मतलब है एडिशेंसी सिंक सोर्स निकालना इंतहाई बुरा काम है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? सरफराज ये v प्लस v स्क्वायर नहीं है? हाँ, v प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा ना, v इंटू वी प्लस ई हो जाएगा, है ना? तो ये ऑर्डर ऑफ v क्यूब हो जाएगा। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? इसको v स्क्वायर में कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड, बताएं जी कैसे कर सकते हैं? v's की एक अरे बना लें, सबको बूल जो है ना वो कर दें, हम ट्रू कर दें या फॉल्स कर दें, और एक दफा ट्रेवर्स करते जाएं, जिस जो किसी में आ जाए वो उसको चेंज कर दें बूल, और जो इस तरह पूरे में एक दफा चलेंगे v प्लस ई टाइम क्या चलेंगे हम, बात, आखिर वेरी में जाके नाइस, ऊपर वाले को चेक कर लेंगे। वेरी नाइस। ये समझ में आई बात? वो कहता है मैं तमाम एडिशेंसी लिस्ट में गो थ्रू करूंगा, ठीक है? यानी मैं बेसिकली कह ये रहा है कि मैं इसकी तमाम एडिशेंसी लिस्ट के अंदर देखता जाऊंगा और मैं देखूंगा हाँ भी जो जो अपीयर होते जा रहे हैं उनका मैं बूल ट्रू करता जाऊंगा। तो इसने एक बूल की एक अरे बना ली, ठीक है? और जो जो यहां पर आते जा रहे हैं उनके अंदर जाके मैं क्या करता जा रहा हूं? ट्रू 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 करता जा रहा हूं। ये बात समझ आई? और जो बेसिकली किसी की एडिशेंसी लिस्ट में नहीं आया वो हमारा क्या है? हमारा सोर्स वर्टेक्स। तो हमने इसको कितनी देर में कर लिया? ऑर्डर v प्लस ई में कर दिया। वेरी नाइस। तो ये हमने बेसिकली ऑर्डर v प्लस ई में कर लिया। वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू नौफल, सही है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक और तरकीब भी बताऊंगा जो कि कमाल चीज होगी। अच्छा, ये हमने देख लिया हाउ टू फाइंड द सोर्स एंड सिंक वर्टेक्स। अच्छा, अब एक और बड़ा मजेदार सवाल है कि हमने एफिशिएंटली सोर्स और सिंक वर्टेक्स निकालने, ठीक है? अच्छा, साथ हम एक और काम भी करेंगे। अच्छा, मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अब क्विज शुरू होने वाला है, और वो क्विज ये है
कि ये एक ग्राफ था, ठीक है, आपके पास 3 मिनट होंगे करने के लिए। प्लीज ये जल्दी से ये ग्राफ ड्रॉ कर, जल्दी से ये ग्राफ ड्रॉ कर, जल्दी से ये दो ग्राफ, ये ग्राफ ड्रॉ करें एक दफा और फिर दूसरी दफा दोबारा ड्रॉ करें, और इसकी लेबलिंग कर दें ये, और इसकी लेबलिंग कर दें ये, और एक काम करें कि इसके ऊपर डीएफएस चलाएं और प्री पोस्ट नंबर फिगर आउट करें, ठीक है, प्री पोस्ट नंबर निकालें और फिर मुझे इसकी डीएफएस ऑर्डरिंग बता दें, ठीक है। सरफराज क्या बता दें? पेंट में करना है ये? पेंट में नहीं, कागज कर दें, कागज में कर दें, कागज में करके और बेसिकली पोस्ट करें, वो पोस्ट कर दें मेरे पास, यानी वो क्विज के तौर पे पोस्ट कर दें। इसकी प्री पोस्ट नंबर हर एक का निकालें और फिर आप उसकी डीएफएस ऑर्डरिंग नीचे लिखें और ये अपलोड कर दें सारा। और या शुजा ये प्लीज इसकी सबमिशन बना दो। आपके पास एग्जैक्टली 5 मिनट है, जल्दी से इसकी ड्राइंग करें, इसके ऊपर डीएफएस चलाएं और डीएफएस चलाने के बाद इसको कर दें, इसकी प्री पोस्ट ऑर्डरिंग निकाल के, इसकी ऑर्डरिंग निकाल के आप वो ऑर्डरिंग के साथ जमा करा दें, ठीक है। तो 2 तस्वीरें होनी चाहिए इसके अंदर और सबके प्री पोस्ट नंबर लगने चाहिए और डीएफएस ऑर्डरिंग लगनी चाहिए इन दोनों के केस में। सर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं डीएफएस? कहीं से नहीं स्टार्ट करते, आपके ए से स्टार्ट करना है आप, चलिए ठीक है। ठीक है, दोनों के केस में ए से स्टार्ट करना है, लेकिन ए डिफरेंट है, ठीक है। शाबाश, चलें जी करें।
जी, आर यू डन? शुड वी स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट? सरफराज बस 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकता, प्लीज। वो लोग जो वीडियो लेक्चर ले रहे होंगे उन वो भी इस टाइम पे क्विज कर सकते हैं, और उनके पास यही 5 मिनट होंगे करने के लिए, और दे कैन सबमिट। उनको थोड़ी लेट सबमिशन के मार्क्स कटेंगे उनके बस। ऑल राइट जी, अब बस कर दें प्लीज, प्लीज सबमिट करा दें। ऑल राइट जी, आई एम स्टार्टिंग नाउ। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ, ठीक है? हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? जी सर, फ्राज आवाज तो आ रही है। कितने लोगों ने सबमिट करा दिया? चेक करो। अभी तो सिर्फ 9 लोगों ने करवाया। अच्छा, चलिए बस स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? ओके, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आप इसकी डीएफएस ऑर्डरिंग निकालें तो ये बनती है। इसकी अगर आप डीएफएस ऑर्डरिंग निकालेंगे तो फॉर एग्जांपल डीएफएस ऑर्डरिंग आपके सामने निकालता हूं। तो अगर मैं एक मिनट, इसकी मैं डीएफएस ऑर्डरिंग निकालूं तो क्या बनेगी? ये बनेगा 1 1 से ये यहां पे गया, 2 3, फिर यहां पर जाएगा 4 5, फिर आगे नहीं जा सकता। ये हो जाएगा क्या? 6। ए के बाद बी की बारी आनी थी, लेकिन बी पहले ही विजिटेड हो चुका हुआ है। फिर सी की बारी आनी थी, वो पहले विजिटेड हो चुका हुआ है, तो उस पर कॉल नहीं जाएगी। फिर डी की बारी आनी है, तो यहां पर आएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 7 से 8 पे नहीं जा सकता, तो ये यहीं पर 8 हो जाएगा, ठीक है? डी के बाद ई की बारी है, वो यहां आएगा, यहां पर आ क्या करेगा बताएं? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 12, ठीक है? यू आर अबाउट टू गेट ए शॉक। अच्छा, बाय द वे, आखिरी आखिरी डीएफएस ऑर्डरिंग में कौन डिस्कवर हुआ? एफ। एफ। आखिरी डीएफएस ऑर्डर किसका है? सबसे बड़ा फिनिश टाइम किसका है? ई का है, ठीक है? मजे की बात, आगे देखें। अब मैं दोबारा से चलाता हूं, मैं ए से चलाता हूं, ये क्या हो जाएगा? 1 यहां पे गया,
टू जी, सी से डी पे नहीं जा सकता तो ई पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये यहां पर आएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ए के बाद बी की बारी आनी है, बी ये है, यहां पर आ गए, ये क्या हो जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा 9, 9 से ये यहां तो जा नहीं सकता, तो यहां जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 11, क्योंकि यहां से आगे नहीं जा सकता, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, बी के बाद सी की बारी आनी है, बट सी ऑलरेडी विजिटेड है। फिर डी की बारी आनी है, डी ऑलरेडी विजिटेड है। ई की बारी आनी है, ई ऑलरेडी विजिटेड है। एफ की बारी आनी है, एफ ऑलरेडी विजिटेड है। इन दोनों, इन सब के ऊपर एक्सप्लोर कॉलम नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये गौर से देखें, सबसे बड़ा फिनिश टाइम किसका है? बी का। बी का। अच्छा, इस ग्राफ में बी और इस ग्राफ में ई क्या है? सोर्स। सो ये बड़ी मजे की डिस्कवरी नहीं कर दी हमने कि आप डीएफएस चलाएं, जिसका सबसे बड़ा फिनिश टाइम आएगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो सोर्स वर्टेक्स होगा। Isn't it lovely? ये आपके सामने हुआ है। And can anybody give me the reason for it? There is a very beautiful reason for it. कि फिनिश टाइम में सबसे एंड वाला फिनिश टाइम हमेशा सोर्स का होगा। क्यों? आप जिस मर्जी ऑर्डर में कर लो, किसी और को आगे फर्दर कॉल नहीं करना, कोई और इसको कॉल नहीं कर सकता। ये बात, ये कॉल कर सकता है, इसे कोई कॉल नहीं कर सकता। तो द मोमेंट इसकी बारी आएगी, इससे आगे तमाम आगे डिस्कवर हो जाएंगे। ये बात समझ आई? और कोई इस पे आ नहीं सकता। तो इसका मतलब है या तो इसकी बारी आनी एंड में, या अगर इसकी दरमियान में कभी, यानी डीएफएस ऑर्डरिंग में दरमियान में आप इसके ऊपर कॉल भेज दें, तो इसके थ्रू तमाम इसके अंडरलाइन पाथ्स जो हैं वो डिस्कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सोर्स वर्टेक्स है। ये बात समझ आई? तो एक बात याद रखें, सो हमने एक बेसिकली डिस्कवर कर लिया है कि डीएफएस अगर आप चलाएं तो सबसे बड़ा डीएफएस ऑर्डरिंग में जो सबसे एंड, सबसे शुरू में आएगा वो बेसिकली सोर्स वर्टेक्स होगा। ठीक है, एंड तो बेसिकली बी आता है और ई आता है इस केस में। ठीक है, सो वी हैव फाउंड अ सोर्स वर्टेक्स। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी सर। अच्छा, मजे की बात, आप सिंक निकालना हो तो वो भी बड़ा आसानी से निकाल सकते। एक और तरीके से सिंक भी निकाल सकते। कैसे? ये देखें, मैं, ये मेरा ग्राफ था ना, इस ग्राफ का मैं रिवर्स निकालता हूं। ये क्या है? ये इसका रिवर्स है। ये क्या है? ये इसका रिवर्स है। तो सोर्स सिंक बन जाएगा, है ना? रिवर्स का मतलब बेसिकली इस एजेस को उलट कर दो, तो मैं उलट कर देता हूं। ये वैसे बड़ा आसान है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो अगर आई जे एज है तो उसको जे आई पे एज डाल दो। ठीक है, अगर एडिशनसी मैट्रिक्स होगी तो वो कैसे रिवर्स निकालेंगे, सोचना इसके बारे में। एडिशनसी लिस्ट होगी तो सोचना इसके बारे में। ठीक है, एक्चुअली ट्रांसपोज ऑफ द ग्राफ इज बेसिकली रिवर्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, मैट्रिक्स में। लेकिन अगर लिस्ट हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी का होमवर्क क्वेश्चन है। अगर रिवर्स करने के बाद, मजे की बात, अब अगर आप डीएफएस चला दें, तो जो सबसे एंड में आएगा वो इस ग्राफ का क्या होगा? इसका सोर्स होगा, इसका सोर्स होगा, और ओरिजिनल का क्या होगा? सिंक। ओरिजिनल का सिंक होगा। कमाल हो गया। उसी में भी कर सकते थे, वो जो वैल्यूज जिसकी एक का फर्क आ जाए वो सिंक हो जाएगा। नहीं, ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा सिंक से वापस आना जरूरी है ना? सिंक से सफराज, सिंक से वापस आना, यस, आना जरूरी है। ठीक है सर जिसका फिनिश टाइम और स्टार्टिंग टाइम में 1 का डिफरेंस है तो वो भी तो सेम ही होगा। इसके स्टार्टिंग और फिनिश टाइम में 1 का डिफरेंस है,
तो वो सिंक है। शायद ये बात तुम्हारी ठीक हो, शायद, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं ये गलत है ना, ये देखो, ये सिंक है, ये देखो ये सिंक है, नहीं नहीं है ना, नहीं तो ये गलत हो गया ना, है ना, Yes. ये गलत हो नहीं गया ना, सर। है ना, तो ये बात सही नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ, और सवाल ये है, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। आप जी फॉर एग्जांपल आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो आप बहुत सारे काम करते हैं। आप जी आपने आपने शॉर्ट्स पहने हैं, आपने अंडर शॉर्ट्स पहनने हैं, सॉक्स पहनने हैं, शूज पहनने हैं, वॉच पहननी है, पैंट पहननी है, बेल्ट पहननी है, शर्ट पहननी है, टाई पहननी है, जैकेट पहननी है, ठीक है ना। तो लेकिन इनके ऊपर डिपेंडेंसीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडर शॉर्ट्स जो है वो पैंट के ऊपर नहीं पहन सकते, तो पैंट्स आप ऑफ कोर्स बाद में पहनेंगे। डज इट मेक सेंस? तो आप समझ लें पैंट्स जो है वो डिपेंडेंट है शॉर्ट्स। सुपरमैन पहन लेता हाँ, है, पहन सुपरमैन सकते पहन हैं, लेता है। सुपरमैन पहन, अनलेस यू आर ए अनस सुपरमैन, मंशा भी पहन सकता है। अनलेस भी पहन सकते ठीक हो। है। अच्छा, शूज आप ऑफ कोर्स, शूज के ऊपर आप सॉक्स नहीं पहन सकते, तो सॉक्स आप पहले पहनेंगे फिर आप शूज पहनेंगे, ठीक है। और वॉच आप कभी भी पहन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शर्ट भी आप पहन सकते हैं, ठीक है, शर्ट आप पहले पहन सकते हैं, और शर्ट के ऊपर आप टाई पहनते हैं, तो टाई पहनना डिपेंडेंट है के ऊपर, टाई के ऊपर, फिर शर्ट है, ठीक है। जैकेट ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर पहने, ठीक है ना, और जैकेट पहनने से पहले ऑफ कोर्स आप बेल्ट पे आप लगा चुके हो, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसकी ना टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग निकालनी है। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इज ए सॉल्यूशन जो कि बेसिकली आप निकालना चाहते हैं कि मैं किस ऑर्डर में काम करूं तो मेरा काम हो जाए। सवाल समझ में आ गया जी? सवाल समझ में आ गया सबको? जी सवाल ये है कि आपने बेसिकली टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग निकालनी है। और बाद में एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बहुत सारी हो सकती है। तो एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि मैं क्या करूं, पहले मैं कहूं कि मैंने अंडर शर्ट्स पहननी है, ठीक है, फिर मैं कहूं मैंने सॉक्स पहननी है, फिर मैं कहूं मैंने वॉच पहननी है, फिर मैं कहूं कि मैंने पैंट्स पहननी है, ठीक है, फिर मैं कहूं कि मैंने शूज पहनना है, फिर मैं कहूं कि मैंने शर्ट पहननी है, फिर मैं कहूं कि मैंने बेल्ट पहनना है, फिर मैं कहूं कि मैंने टाई पहननी है, और फिर मैंने जैकेट पहननी है। ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। एक सोल्यूशन और हो सकता है कि मैं कहूं कि मैंने जी पहले सॉक्स पहननी है, फिर मैंने वॉच पहननी है, फिर मैंने अंडर शॉर्ट पहननी है, ठीक है, और फिर मैं शूज पहनूंगा, फिर मैं पैंट्स पहनूंगा, और फिर मैं शर्ट पहनूंगा, वगैरह वगैरह। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। तो शूज के बाद तो पैंट नहीं पहन सकते। शूज के बाद अगर मैं शूज पैंट्स, भी सॉरी, पैंट हाँ, के ऊपर। यू आर राइट, शूज पहले नहीं पहनूंगा मैं, पहले मुझे पैंट्स पहननी पड़ेगी। यू आर राइट, तो पैंट्स मैं पहले पहनूंगा क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी है, फिर मैं शूज पहनूंगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक हो गया ना? सो देर आर, डू यू अग्री कि ये बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल। ये टोपोलॉजिकल, इसे कहते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब है कि भाई आपने टोपोलॉजिकल ऑर्डर में पहनना है, पहले आप ये पहनेंगे फिर आप ये पहनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है, और आपको ये तकरीबन तकरीबन जितने भी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स के सवाल होते हैं ना, उसमें ये आता ही आता है। और बड़े बड़े फेमस प्रॉब्लम जो इंटरव्यूज हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है कि आपने, वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन इज दिस प्रॉब्लम, कि आपने ये डिपेंडेंसीज ग्राफ मिला हुआ है, ठीक? आपने बेसिकली क्या करना है, आपने ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो सवाल ये कि कैसे निकालें, जी बताएं, सबसे पहले कैसे निकालें? ये जो मैंने अभी तरीका बताया आपको, इस तरीके में क्या मसला है? कोई मसला तो नहीं है? ये तरीका क्या कर रहा है बताओ मुझे। सबसे पहले मैंने किसको किसको उठाया, मुझे बताएं।
सोर्स सोर्स को उठाया, ठीक है ना। सो मेरा एल्गोरिथम है वो कहता है कि ऐसा करो, सोर्स ढूंढो। सो वेरी वेरी सिंपल, वेरी नाइव इंप्लीमेंटेशन। फाइंड सोर्स, ठीक है, रिमूव, ठीक है, रिमूव, रिमूव सोर्स, ठीक है, एस, ठीक है, ऐड इन द क्यू, ठीक है, रिपीट। सो रिपीट अंटिल, सो रिपीट, कब तक रिपीट करना है? while G is not empty, ठीक है। और एक ये रिमूव स्टेप कैसे करेगा पता है? रिमूव कैसे करते हैं एक वर्टेक्स को? ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। रिमूव कैसे करेंगे बताएं मुझे। एक वर्टेक्स को रिमूव कैसे करेंगे ये बताएं मुझे। बाय द वे सोर्स कैसे निकालेंगे? फाइंडिंग द सोर्स इज वेरी वेरी इजी। कितनी देर में निकल आएगा? V+C अभी निकाला है हमने, ठीक है ना। आप DFS चलाएं, जिसका आखिरी नंबर आएगा वही आपका सोर्स होगा। तो ऑर्डर V+E तो ये हो गया। और ये प्रोसीजर कितनी दफा होना है मुझे ये बताएं। ये लूप कितनी दफा चलेगा जब तक ग्राफ एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? V into V+E, ठीक है। दिस इज स्लो टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंडिंग एल्गोरिथम, ठीक है। रिमूविंग द सोर्स कैसे करेंगे? बेसिकली रिमूविंग का मतलब है एक तो एडजेसेंसी लिस्ट में से वो एंट्री रिमूव कर दो जाके, ठीक है। ये पूरी लिंक लिस्ट रिमूव कर दो। और दूसरी बात है कि ये जिसकी लिंक लिस्ट में आया हुआ है वो यहां से रिमूव करना पड़ेगा। ये बात समझा? तो बेसिकली इस एडजेसेंसी में ग्राफ का एक नया ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली उसके अंदर एक तो ये एंट्री ना मौजूद हो, ठीक है, और इसकी लिंक लिस्ट के अंदर तमाम में ये आईडी जो है वो यहां मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? तो बेसिकली ये स्टेप भी V+E का स्टेप है। ये बात समझ आ गई? तो V+E इधर लग रहा है और V+E इधर भी लग रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? सो यू कैन एक्चुअली सी कि दिस एल्गोरिथम विल टेक V टाइम 2 टाइम V+E, ठीक है, व्हिच इज अ लॉट। तो बाय द वे ये ये रिमूव करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? रिमूव करने की जरूरत क्यों नहीं है? हम फिर एक अरे बना सकते हैं, उसकी बूल की अरे बना सकते हैं तमाम वीज की, और जिसको रिमूव करना उसको जाके ट्रू कर देंगे और बस वहां पे चेक करते जाएंगे। तो फिर भी आपको फिर भी फिर दोबारा उसको ट्रू कर देंगे, फिर क्या करें? और फिर चेक अच्छा करेंगे, जिस पे जाएंगे ठीक है, चेक करेंगे बूल में वो ट्रू हुआ तो नहीं, अगर वो ट्रू हुआ तो हाँ उसको चले इग्नोर जी, मार देंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। ये आप रिमूव इस तरह भी कर सकते हैं, यू आर राइट। पर ठीक है, बट डू यू एग्री कि ये एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी V into V+E है? चलो 2 हटा सकते हैं आप नॉफल के आईडी से, ठीक है। तो दिस एल्गोरिथम विल टेक दिस मच टाइम, वेरी नाइस, ठीक है। बाद में इसी को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, सिंक के साथ। कैसे? अगेन यही एल्गोरिथम, रिपीट। हाँ भाई, कब तक रिपीट करना है? फाइंड सोर्स की जगह आप क्या करें? क्या करें? फाइंड सिंक कर लें। और क्या करें? इसको मैं S कह देता हूं, रिमूव सिंक। और किस में ऐड करवाऊं उसको? ऐड इन क्योंकि इस जो सिंक होगा वो सबसे एंड में होना चाहिए, है ना। तो किस में ऐड करवाऊं उसको? स्टैक, ऐड इन द स्टैक, ठीक है, स्टैक। तो इसको बेसिकली हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोपोलॉजी हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है।
So this is one idea. So do you agree कि ये सिंक पहले निकाल के उसको सैंड में डाल, ठीक है? आय हाय हाय, ऑफ कोर्स इस एल्गोरिथम की भी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही होगी, ठीक है? ये बात समझ आ गई? Now let's do a very efficient algorithm, and it works in the following fashion. वो कहता है एक काम करें, DFS चला दें, ठीक है? So look at this. कह रहा है DFS चलाएं और इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर लिख दें, उसका 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 DFS ऑर्डर लिख दें। जी, सबसे पहले फिनिश टाइम किसका आ रहा है? ये देखें, ये मैंने कोई भी DFS चलाया हुआ है, बताएं जी, DFS ऑर्डर लिखें, बताएं सबसे पहले किसका फिनिश टाइम निकला है? जैकेट सबसे पहले फिनिश टाइम किसका निकलेगा, ये बताएं मुझे। जैकेट का जैकेट का, यस यू आर राइट, जैकेट का। लेकिन इन जनरल एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो क्या बात है? फिनिश टाइम सबसे पहले किसका निकलेगा? इन जनरल स्टेटमेंट बताओ मुझे, मैं कोई भी ग्राफ दे दूं, नहीं, फिनिश टाइम सबसे पहले फिनिश टाइम किसका निकलेगा? सिंक का निकलेगा, सिंक का निकलेगा, तो उसको उठाएं, उसको एंड पे रख दें, तो बेसिकली ये जैकेट आ गया। उसके बाद फिनिश टाइम किसका निकलेगा? अगले So सिंक I say the following. उसके बाद फिनिश टाइम उसका निकलेगा जो इस वर्टेक्स के रिमूव करने के बाद सिंक हो सकते हैं, उनमें से कोई एक, जो कि इस केस में क्या निकला है? टाई निकला है। और इसके बाद फिनिश टाइम किसका निकला है? जी निकला है जी बेल्ट का। इसके बाद फिनिश टाइम किसका निकला है? शर्ट का। इसके बाद फिनिश टाइम किसका निकला है? शू का। सॉरी वॉच का, सर वॉच का भी हो सकता, हाँ वॉच नहीं, शू का निकला बेटा, हाँ सॉरी वॉच का निकला, वॉच का, यू आर राइट, वॉच का निकला है, ठीक है। और फिर किसका निकला है? बाद में वॉच सोर्स भी है और सिंक भी है, दोनों है, ठीक है। उसके बाद किसका निकला है? 10 के बाद ये बनता है जी शू का, ठीक है। उसके बाद किसका निकलता है? बता दें, पैंट्स का। उसके बाद किसका निकलेगा? अंडर शॉर्ट्स का। उसके बाद किसका निकलेगा? सॉक्स का। क्या बात है, isn't it lovely? Isn't this is a topological order as well? कमाल नहीं हो गया? So do one DFS, whatever is your ordering is your topological ordering. कमाल नहीं हो गया? और एक और मजे की बात, this is the efficient implementation. This will take how much time? O of V plus E. That's it. We are done. ठीक है। और बाद में अगर आपको ये कहा जाए कि आपने फिगर आउट करना है कि इसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो बड़ा आसान तरीका है। कैसे? ये डीएफएस ऑर्डरिंग निकालें, देखें अगर कोई एक भी क्या हो तो ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग नहीं है पॉसिबल। बताएं जी, अगर एक भी हमें क्या मिल जाए तो हम कह देंगे कि भाई टोपोलॉजी ये इसकी ये डायरेक्टेड बेसिकली ग्राफ नहीं है, ये डिपेंडेंसी ग्राफ जो है वो फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग नहीं निकल सकती। हाँ जी, कौन सी एज हो तो हम कह सकते हैं कि ये एज होने की वजह से अब इसकी ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? बैक एज, बैक अगर सोर्स पहले आ जाए, बैक एज सोर्स पहले नहीं आ सकता, ठीक है। एक ही सूरत में आ सकता है, अगर इसके अंदर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ना करे, यानी साइकिल एग्जिस्ट करे।
ठीक है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक हो गया, सो दिस इज द एल्गोरिथम। सरफराज इसका और v प्लस ई कैसे ऑर्डर वो है? क्योंकि हमने एक ही दफा डीएफएस चलाया बस। सो लुक एट दिस, अगली कॉल दफा सिंक डीएफएस। कैसे निकाला है? अगली वो कहता है भाई इसके बाद जो इस यानी आखिरी सिंक जो है, इसके बाद जिसका भी टोपोलॉजिकल और यानी फिनिश टाइम आया है वही सिंक है, और वही सिंक है वाकई में। जैकेट के बाद जिस तरह मर्जी निकाल लें आप, ठीक है, थिंक अबाउट दैट। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहता है कि डीएफएस चलाओ और फिनिश टाइम की बेस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, यानी जैसे किसी का फिनिश टाइम मिले उसको इंसर्ट कर दो एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट एंड रिटर्न दैट लिंक लिस्ट, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर है। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर v प्लस e। ठीक है जी। ऑल राइट, ये हमने डीएफएस और इसकी एप्लीकेशंस कर दी। तो डीएफएस हमने कर लिया और इसकी एप्लीकेशंस कर दी। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन में हमने दो एप्लीकेशंस की, एक थी कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर्स निकालना, और दूसरा हमने कर दिया क्या? टोपोलॉजिकल ऑर्डर। एक और एप्लीकेशन है, वो मैं थोड़ी देर बात कराता हूं। सर जी सर अगर मैं ये सारे मतलब टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स निकालने हो तो हम हर सोर्स तो पे इतना जाकर आसान काम डीएफएस कॉल कर देंगे? ऐसा इतना आसान नहीं होगा। शायद ये बात ठीक है या नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में नहीं। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, जिस तरह डीएफएस होता है, डीएफएस तुम्हें कोई भी पाथ देता है, और एक्चुअली वो अगर आप गौर से देखें तो वो डिपेंडेंसी बेस्ड पाथ देता है। ठीक है, किसी भी एक डेप्थ में चला जाता है और उसके बारे में बताता है। देयर इज अनदर वेरी फेमस ट्रेवर्सल टेक्निक, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस। ये देख रहे हैं रिपल इफेक्ट, और वो कैसे करता है? तुम्हारे पास एक सोर्स वर्टेक्स है, वो कहता है पहला एक काम करते हैं। बाय द वे डीएफएस जो होता है वो क्या शॉर्टेस्ट पाथ देता है? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो हम करने जा रहे हैं उसकी मजेदार एप्लीकेशन ये है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ देगा, और वो कैसे देगा कि वो इस वर्टेक्स को पकड़ता है, इसकी नेबरहुड को वो पहले विजिट करेगा, जैसे रिपल नहीं होता, फिर उसकी नेबरहुड जो 2 डिस्टेंस अवे के ऊपर है उनको डिस्कवर करेगा, फिर 3 डिस्टेंस अवे के ऊपर हैं उनको डिस्कवर करेगा, फिर 4 डिस्टेंस अवे के ऊपर जो हैं उनको डिस्कवर करेगा, और फिर 5 डिस्टेंस अवे के ऊपर जो हैं उनको डिस्कवर करेगा, और इस तरह वो चलता जाएगा। और ये काम वो कैसे करता है? वो काम ऐसे करता है, इट्स कॉल्ड बीएफएस। तो पहले क्या करता है? तो एक्चुअली व्हाट इट डज इज कि वो इस वर्टेक्स को जिससे उसने शुरू करना होता है उसको एक क्यू में डाल देता है। तो एक क्यू बनाई हुई है उसने, वो जिससे सोर्स से शुरू करना है उसको वो क्यू में डाल देता है, फिर वो इसको निकालता है, इस एस को निकालता है। ठीक है, निकाल के वो कहता है भाई वी को बेसिकली क्यू डॉट डी क्यू कर दो, और फिर क्या करो? और वो कहता है कि हाँ, एक तो v को विजिटेड कर दो, और फिर q के अंदर तमाम जो इसकी नेबरहुड है, सो u किसकी? v डॉट एडजेसेंसी ऑफ एडजेसेंसी, इसके अंदर उसको क्या करता है? इसको वो q डॉट एन क्यू कर देता है, और इसमें वो u डाल देता है, और ये काम वो तब तक करता है, और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दिस, कि वो v का विजिटेड ट्रू कर देगा। ठीक है, सो v का फिनिश टाइम, एक आप जो फिनिश टाइम, इसमें फिनिश टाइम नहीं होता, तो यहाँ पे v डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक कर देता है। ठीक है, और सबसे पहले वो क्या करता है? पहला स्टेप ये करता है, q डॉट एन क्यू क्या कर देता है? s को पुश कर देता है, और साथ वो कर देता है s डॉट कलर जो है वो कर देता है ग्रे। ठीक है, ग्रे था ना, एक व्हाइट था, एक ग्रे था, और एक ब्लैक था, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कि अब वो दोबारा वो क्यू में डालने से पहले यहाँ पर एक इफ लगा होता है कि इफ u डॉट कलर इज डबल इक्वल टू व्हाइट,
ठीक, अगर वाइट है तो वो पुश करेगा, इन क्यू करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो लुक एट दिस। सबसे पहले उसने सबके कलर क्या कर दिए, वाइट कर दिए, सबका डिस्टेंस भी रख दिया जो कि इंफिनिटी है, पेरेंट जो है वो नील कर दिया। अब वो कहता है एस को निकालता है, तो एस को लेता है, एस का जिससे शुरू करना होता है, जो सोर्स होता है उसका कलर ग्रे करता है, उसका डिस्टेंस 0 करता है, और इसका पेरेंट नील कर देता है, और इस क्यू बनाई उसने, और इसके अंदर इसने इन क्यू कर दिया एस को। अब क्यू के अंदर सिर्फ एस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, एस पड़ा हुआ है। और अब वो क्या करता है, डी क्यू करता है यू, और उसकी एडिशेंसी लिस्ट पकड़ता है, देखता है उसका कलर क्या है, जो भी कलर है, अगर कलर उसका व्हाइट है तो वो उसका कलर ग्रे करता है, यानी अब वो अंडर प्रोसेस आ रहा है। वी का डिस्टेंस जो है वो यू के डिस्टेंस से एक ज्यादा कर देता है। क्यों क्यों एक ज्यादा करेगा, क्योंकि जो भी इसका इस जगह पे वर्टेक्स निकला है, इसकी वजह से अगली लेयर निकलेगी, ये लेयर निकलेगी। इसका डिस्टेंस अगर 2 है तो इनका डिस्टेंस कितना होगा, +1 हो जाएगा। +1 हो जाएगा। बिल्कुल वो ये काम करता है। तो v का डिस्टेंस जो उसके बच्चे हैं जो कभी डिस्कवर हो रहे हैं, उनका डिस्टेंस जो है वो बेसिकली u के डिस्टेंस से एक ज्यादा है, और v का जो पेरेंट है वो कौन होगा, वो u हो जाएगा, क्योंकि वो u की वजह से डिस्कवर हो रहा है। और इस v को भी वो nq कर देता है इसके अंदर, और इस लूप से बाहर आके वो क्या करता है, उसका कलर ब्लैक कर देता है कि भाई u अब प्रोसेस हो गया। और ये काम तब तक होगा जब तक कि क्यू क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो लुक एट दिस, इसको मैं चला के दिखाता हूं आपको। ये एस है, एस का डिस्टेंस क्या है, 0 है, ये 0 कर दिया उसने। और इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट जो है वो नील है। ठीक है, इसने जब ये डिस्कवर करेगा तो सबसे पहले लेट से वो आर को उठाता है या डब्ल्यू, जिसको मर्जी आप उठा लें। अगर उसने क्यू, अगर उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उठाएगा तो वो आर को उठाएगा या डब्ल्यू को उठाएगा, पहले एडिशेंसी लिस्ट अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पड़ी है तो किसको उठाएगा, आर को। तो वो इसका डिस्टेंस कर देगा 1, और इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, एस। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1, और इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, और क्यू में जो इंसर्ट होते जा रहे हैं वो बताते जाएंगे। एस निकल गया, और अब क्यू में आर आ गया, और क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अगर इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे होंगे तो बेसिकली ये दोनों क्यू में आ जाए। ठीक हो गया, अब क्या करेगा, अब यही काम रिपीट करना है इसने। अब उसने आर उठाया, आर को इसने निकाला। अब आर के नेबर कौन है, एक एस था जो पहले ही हो गया हुआ है, लेकिन ये अननोटिस्ड है, अन तो ये बेसिकली इसके अंदर आएगा। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, सेट आर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, और कोई भी नहीं रह गया। अब वो, और बाय द वे ये v इसने यहां पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब w निकलेगा बाहर। तो w जब बाहर निकला तो w के नेबरहुड है ये और ये, इन दोनों की क्या वैल्यू सेट हो जाएगी, 2 और 2। ठीक है, इसका पेरेंट कौन सेट हो जाएगा, w, इसका पेरेंट कौन सेट हो जाएगा, w। ठीक है, और अब क्या होगा, इन दोनों को पुश कर देगा वो, तो x भी पुश हो गया और t। तो पहले t पुश होगा या x पुश होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेबरहुड में अगर उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा हुआ है तो पहले t विजिट होगा और फिर x विजिट होगा। ठीक है, अब वो v को बाहर निकालेगा, लेकिन v की नेबरहुड तमाम विजिट हो चुकी हुई है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको ब्लैक कर देगा। और फिर क्या होगा, t पे जाएगा, t की नेबरहुड में बेसिकली u है, तो यहां पे u पुश हो जाएगा। ठीक है, और u का डिस्टेंस क्या सेट हो जाएगा, 3, और u का पेरेंट सेट हो जाएगा t। तो t निकल गया, अब x की बारी है। जब x निकला तो x ने y को पुश किया, और y का पेरेंट सेट हो गया जी x, और इसका डिस्टेंस सेट हो गया 3। ठीक है, अब u बाहर निकलेगा, उसकी नेबरहुड हो गई है, y बाहर निकलेगा, उसकी भी नेबरहुड हो चुकी है।
तो बेसिकली ये आपके सामने ग्राफ आ गया। एक तो हर एक के डिस्टेंसेस सेट हो गए और हर एक के पेरेंट सेट हो गए। अब मैं अगर कहूं कि एस से एक्स का पाथ बता दो तो कैसे निकालेंगे? एक्स नहीं, वाई का पाथ बता दो तो कैसे निकालेंगे? वाई क्यू में स्टैक में पुश हुआ, फिर वाई का पेरेंट यानी एक्स, फिर एक्स का पेरेंट यानी डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू का पेरेंट कौन है? एस। जैसे ही आप एस पे पहुंचे आप वहां रुक गए। तो ये बेसिकली आपका क्या आ गया? क्यू में पूरा पाथ पड़ा हुआ, सॉरी स्टैक में पूरा पाथ पड़ा हुआ। ठीक है, तो पेरेंट 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 के थ्रू आप, और मजे की बात ये जो डिस्टेंस देगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कमाल बात, ये कौन सा डिस्टेंस होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपके सामने पूरी क्यू भर रही है। ठीक है, यही BFS अगर आप यहाँ पे दिलाएं तो ऐसे होगा कि यहाँ इसने ये किसकी DPV की इंप्लीमेंटेशन है, उसमें वो पेरेंट नहीं रखता, वो कहता है एस को ये कर दो, इजेक्ट कर दो, उसका डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी अगर है तो इंजेक्ट करो और डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ u प्लस 1 करो। ठीक है, ये पेरेंट नहीं रखता, लेकिन पेरेंट रखने का फायदा ये है कि आप पाथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो बिल्कुल अगर आप चाहें तो कंपोनेंट्स भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये आपका DFS था। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस नोटेशन, इसको ये हालांकि BFS कहता है लेकिन बेसिकली इसका नाम होना चाहिए BFS एक्सप्लोर, G और S, और जो BFS होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यानी बेसिकली लोग ये नोटेशन यूज करते हैं बट मुझे नहीं अच्छी लगती है नोटेशन। मुझे BFS ऐसे अच्छा लगता है कि ये BFS है और BFS में भी यही काम होना चाहिए, क्या कि पहले वो हर एक के विजिटेड को क्या कर दे, बिल्कुल यही होना चाहिए, हर एक के विजिटेड को ट्रू कर दे, यानी फॉर लूप लगा हुआ। ठीक है, सबके विजिटेड जो हैं वो क्या हो जाए, वो फॉल्स हो जाए, और फिर वो अगेन यही काम करे कि एक फॉर लूप लगाए, अगर कोई जो v है वो इफ नॉट विजिटेड है, ठीक है, इफ नॉट विजिटेड है तो फिर क्या करते हैं, उस पे BFS एक्सप्लोर कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये ना एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है जो मैं असाइनमेंट में देता था, वो मैं अभी भी अगली भी जवाब भी दूंगा, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूं कि आपके पास ना, सो लुक एट दिस, ये आपके पास आपने कुछ खाना है, लेट्स से पिज्जा खाना है, ठीक है, और लेट्स से आपने NY212 से खाना है, ठीक है, या डोमिनो से खाना है, ठीक है, और आप निकालना चाहते हैं अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जो डोमिनो मौजूद है, ठीक है, और हम तमाम का निकालना चाहते हैं। ठीक है, गूगल अगर फॉर एग्जांपल डोमिनोज सर्च करो तो वो कैसे करेगा, वो एक 50 लोग सर्च कर रहे हैं डोमिनो के बारे में, तो एक तरीका तो ये है कि हर 50 के लिए वो 50 क्यूरीज करे। क्या मतलब कि ये यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, और इस तरह यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं। सो लेट मी चेंज द कलर, सो और लेट्स से डेस्टिनेशंस भी हैं, और डेस्टिनेशंस फॉर एग्जांपल ये है, ये डोमिनो पड़ा है, ये डोमिनो है, ये डोमिनो है, ये डोमिनो है, एंड सो ऑन। सो एक तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल, और ये जो सोर्सेज हैं, सो ये डोमिनोज तो बहुत थोड़े से हैं, पूरे लाहौर में जी लेट्स से 10 डोमिनो, लेकिन जो लोग सर्च करते हैं वो कितनी हो सकती हैं, मुझे ये बताएं, लोग कितने हैं जो सर्च करते हैं, ये जो लोग हैं ये कितने हो सकते हैं पोटेंशियली, हाँ जी बताएं, ये लोग पोटेंशियली कितने हो सकते हैं? हजारों में हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बात है। सो एक तरीका तो ये है कि मैं इन तमाम जो सर्च कर रहा है उस पे मैं कह दूं कि हाँ भाई इस पे भी BFS कॉल करो, इस पे भी BFS कॉल करो, इस पे भी BFS कॉल करो, और जैसे ही कोई डोमिनो मिले वहां पे रुक जाओ। लेकिन पोटेंशियली इसका नुकसान क्या हो सकता है कि ये जो BFS है ना, इसकी जो कॉस्ट होती है ये तकरीबन V+ ही होती है, इन द वर्स्ट केस इतनी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप इन तमाम जो यूजर्स हैं उनके ऊपर अगर BFS आपने कॉल कर दिया
तो जितने भी यूजर हैं, लेट्स से वो n यूजर, तो n टाइम v प्लस ई हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसका बड़ा आसान तरीका है, और तरीका पता क्या है? तरीका ये है कि आप एक काम करें, ये जितने भी डोमिनोज हैं, ये और ये, आप क्या करें बताएं मुझे? क्या करें बताएं मुझे? मैं इसको बड़े आराम से मॉडिफाई कर सकता हूं, और वो ये कि शुरू में क्यू के अंदर मैं किसको पुश करता हूं, बताएं? एक एस को पुश करता हूं ना। व्हाट इफ के मैं ये करूं कि इसमें इस एक को ना पुश करूं, बल्कि इन तमाम को पुश कर, इसको भी पुश करवा दूं, इसको भी पुश करवा दूं, इसको भी पुश करवा दूं, और इसको भी पुश करवा दूं। अब मुझे बताएं मेरा BFS एक्सप्लोर कैसे काम करेगा? अगर मैं इन सब को, इन सारे डोमिनोज की लोकेशंस को मैं अगर इसमें पुश करवा दूं, तो अब क्या होगा मुझे ये बताएं। तो बेसिकली आपने किया क्या है? आपने किया ये है कि आपने अब एक रिपल नहीं बनाया, आपने बेसिकली मल्टीपल रिपल्स बना दिए। अब क्या होगा ये बताएं। अब ये तमाम के तमाम रिपल्स चलने शुरू हो जाए, ये रिपल, फिर ये रिपल, और ये रिपल, और ये रिपल। अब क्या होगा इससे? अब डिस्टेंस हर एक के पास जो निकलेगा वो किसका निकलेगा? थिंक अबाउट दैट। ठीक है, हर एक में सबका डिस्टेंस स्टोर हो जाएगा। सबका डिस्टेंस स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जो विजिट हो जाता है वो विजिट हो जाता है। सो थिंक अबाउट दैट कि क्या होगा। ठीक है, जो एक दो विजिट हो गया वो विजिट हो गया, उसका पैरेंट सेट हो गया, वो दोबारा नहीं विजिट होता, क्योंकि वो बेसिकली आप देखें ना BFS एक्सप्लोर में जाके देखें, तो वो कहता है अगर किसी का ये अगर ये देखें कि अगर किसी का कलर व्हाइट है तो ही वो ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा। अब अगर किसी की वजह से वो एक्सप्लोर हो गया तो वो दोबारा ऐड नहीं होगा। थिंक अबाउट दैट। ठीक, अच्छा, ये एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की ना नोटेशन जो है वो ये है कि आपके पास एक ग्राफ है। अच्छा, लेकिन इस ग्राफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहते हैं ग्रिड ग्राफ। आई थिंक ये मैंने असाइनमेंट में दिया या नहीं दिया, आई डोंट रिमेम्बर, और या हो सकता है अगली असाइनमेंट में मिले। ग्रिड ग्राफ की एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो ये है, इसे कहते हैं ग्रिड ग्राफ। और ग्रिड ग्राफ की ये ग्रिड ग्राफ एक बड़ा अच्छा ग्राफ ये है, और ये बहुत ज्यादा जगहों पर यूज होता है। और वो ये होता है कि बेसिकली इसमें ना नेबरहुड की इंफॉर्मेशन पता कैसे होती है? वो ये होती है कि आमतौर पे तो एक वर्टेक्स जो होता है उसके नेबर्स कितने हो सकते हैं पोटेंशियली? एक जो हमने एडिशंसी लिस्ट बनाई थी, V-1 एजेस हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो इस ग्रिड ग्राफ की जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये होती है कि जो इसके नेबर्स है ना, वो पोटेंशियली पता कितने हो सकते हैं? 8। बस 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ये बात समझ आ गई? और एक और मजेदार बात है, इस ग्रिड ग्राफ के लिए पॉइंटर सेव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि एक्चुअली आप एक काम करें, उसको सिर्फ हर वर्टेक्स को स्टोर करें। ये हर वर्टेक्स है, ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? वो n into n है। ये टोटल वर्टिसेस n स्क्वायर है। और इसकी मजेदार बात यह है कि इसमें नेबरहुड इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए आपको एक पॉइंटर भी सेव नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके नेबर देखने हैं, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट है i j, तो इसकी नेबरहुड जो होगी, ये इसका नेबर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताएं क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? i-1, बता दो यार। j-1। ठीक है, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? i-1 और जे। इस तरह। तो मजेदार बात यह कि आप सिर्फ इंडेक्सिंग के थ्रू इसकी नेबरहुड निकाल सकते हैं। ये बात समझ में? ये जो ग्रिड ग्राफ है ना, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है, ये कहते हैं GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितनी भी जमीन की तस्वीरें ली जाती है ना मैप के तौर पे, उसका जो कनेक्टिविटी ग्राफ है वो बेसिकली किस किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? हमेशा ग्रिड ग्राफ के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, सो ये एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है जो हमने किया था याद है, प्रिज्म ब्रेक का।
तो ये प्रिजन ब्रेक हमने ऊप में भी किया था, फिर हमने CFP में भी किया था। तो बेसिकली एक बड़ा मजेदार सवाल है कि आपको आपकी जगह पर कुछ प्रिजनर्स मौजूद हैं, ये प्रिजनर है, ये प्रिजनर है, ये प्रिजनर है, आपने बेसिकली और डेस्टिनेशन बताई हुई, आपने बेसिकली इस प्रिजनर को इस डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, ठीक है ना। तो क्या इस ग्रिड ग्राफ को यूज करते हुए, इसमें कोई एडिशनसी मैट्रिक्स नहीं चाहिए आप, ठीक है, ये ग्रिड ग्राफ ही मिलेगा आपको। आपने बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूंगा अपना, मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कैसे ग्रिड ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ या DFS पाथ कैसे निकालें, BFS पाथ और DFS पाथ कैसे निकालें, दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट, ठीक। एक सिर्फ प्रॉब्लम बता दूं, उसके बाद वो ये है कि आई थिंक आपको ये काम उसने करवाया होगा, मुदस्सिर ने। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टिविटी, जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टिविटी हमने कैसे डिफाइन की थी, कि बड़ी सिंपल सी बात है कि कनेक्टिविटी का मतलब है कि अगर एक सोर्स में वर्टेक्स ले लूं तो उससे जो जो कनेक्टेड होंगे वो उसके साथ कनेक्टेड कंपोनेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये कि डायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टिविटी की क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो मैं अगर कह दूं कि ये मेरा वर्टेक्स है, इससे ये मैं कह दूं इसके ऊपर मैं एक्सप्लोरेशन कॉल करूं तो मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये एक ही कंपोनेंट है। तो क्या मैं यहां से यहां पहुंच सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं नहीं, कि ये एक ही कंपोनेंट एक कनेक्टेड कंपोनेंट का मतलब ये कि मैं यहां से यहां पहुंच सकूं तो मैं यहां से यहां भी पहुंच सकूं, ये बात ठीक है, या ये मैं कर सकता हूं उधर, नहीं कर सकता। डायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन बदल जाती है, और उसके लिए जो जो नोटेशन यूज होती है कहते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इज ए कंपोनेंट जिसमें हम ये कहें कि A से अगर मैं किसी D पे पहुंच सकूं तो देयर शुड बी ए वे कि मैं D से A पे पहुंच सकूं। ये बात समझ आ गई। तो मैं कहूंगा कि ये मेरा एक ही कंपोनेंट है। क्या है, एक ही कंपोनेंट है। ये बात समझ आ गई। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स हैं, ये अगर मैं ग्राफ बताऊं, ये पूरा मेरा ग्राफ, ये A B C D और ये है E और ये है F, तो इसमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स, इसमें 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताएं आप कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स, एहसन, नौफल बताओ कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो अभी भी 2 ही हैं। क्यों, क्योंकि ये एक कंपोनेंट जिसमें मैं इससे जहां पर जाऊं वहां से वापस भी आ सकता हूं, जैसे ये B से मैं C पे जाऊं तो C से दोबारा मैं B पर वापस आ सकता हूं, तो ये एक कनेक्टेड तो ये कंपोनेंट। तो साइक्लिक नहीं हो गया, साइक्लिक होता रहे, मैं डायरेक्टेड ग्राफ कह रहा हूं, मैं डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ नहीं कह रहा, ठीक है। सो यू आर राइट कि जितने कंपोनेंट्स होंगे वो एक साइकिल में होंगे, यू आर राइट, लेकिन इसके अच्छा अंदर जो भी साइकिल नहीं होगा वो कनेक्टेड नहीं होंगे, वो कनेक्टेड, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होगा। सो डायरेक्टेड ग्राफ में जो नोटेशन यूज होती है कहते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। सो एक ग्राफ में कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हैं ये निकालने, ठीक है, ठीक है। सो आप बताएं मुझे इस ग्राफ में कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, पहले मुझे इसमें बताएं, इसमें कितने, एक भी नहीं। नहीं नहीं ये सारे अलग अलग हैं। तो 0 से मैं 0 पे तो आ ही सकता हूं, तो इसमें कितने, इसमें 4 है, ठीक है। इसमें कितने, जी बताएं। दो, नहीं, 1। क्यों, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, इससे आप जहां से जहां पर भी जाएं वहां से वापस भी आ सकते हैं, कोई भी ले लें, 0 से 4 कर लेते हैं। तो 0 से 4 पे जाने का ये पाथ है, 4 से 0 पे आने का पाथ है, यस है, ये पाथ है, तो ये एक ही कंपोनेंट है, कोई भी ले लें। ये बात समझ आ गई, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, यस। ठीक है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकाल लें, कैसे निकालें, ठीक है। अच्छा मंडे की क्लास में मैं आपको बता दूं बात, मंडे की क्लास में आते ही आपका एक क्विज है, और मंडे की क्लास में आने का क्विज ये है कि मैं हिंट दे रहा हूं आपको,
आपने डीएफएस सीखा हुआ है और बीएफएस सीखा हुआ है, इनमें से कोई एक काम आना है आपके, और बताएं मुझे कि मैं ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे निकालूं, एक ग्राफ में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे निकालूं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सोचना है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। आते ही क्लास में क्विज होगा, और क्विज कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ दिया हो, बताए कि इसमें कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, और फिर ये कि कोई आइडिया बताएंगे कैसे हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं। मंडे की क्लास में आते ही क्विज है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, ठीक हो गया? ओके ठीक है, अच्छा एक और लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। सारा पीछे प्लीज बेसिक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। अच्छा, आपकी जो असाइनमेंट है वो आपको मिल चुकी हुई है, उसकी जो ड्यू डेट है वो मैंने रख दी हुई है ट्यूसडे वाले दिन।